तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हमें इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आज आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी कि 1000। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, या बता सकते हो यार, क्योंकि हम आपके लिए तो लेकर के आते हैं। और अगर आप हमें हमारी गलतियाँ नहीं बताएंगे तो हम कैसे करेंगे इम्प्रूव। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए अपने कंटेंट को, हमारे कंटेंट को इम्प्रूव कर सकें और आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकें, ताकि आप कभी भी बोर ना हो हमारे साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू टू सभी को। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि इंडिया में गूगल मैप इतने धुंधले क्यों दिखाता है? नहीं पता तो आज हम यही जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को देखिएगा आखिरी तक। सैटेलाइट इमेज की क्लैरिटी में फ़र्क जानने के लिए सबसे पहले हम जूम इन करेंगे इंडिया की हिस्ट्री में और जाएंगे साल 1999 के कारगिल वार के वक्त में, जहां हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर LOC में पाकिस्तान से लड़ रहे थे। और उस दौरान वॉर में तैयार रहने के लिए इंडिया ने USA से कारगिल के आसपास के एरिया की सैटेलाइट पिक्चर और लोकल एरिया की सैटेलाइट इमेज मांगी थी, वहाँ के लोकल एरिया की फ़ोटोग्राफ, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में USA ही एक अकेला ऐसा देश था जिसके पास GPS यानी ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम था, जिस पे उनका पूरी तरह से कंट्रोल था। लेकिन अमेरिका ने वॉर की सेंसिटिव सिचुएशन के चलते इंडिया की इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया, जिस पे 2019 में कारगिल वॉर के एक्स आर्मी चीफ VP मलिक ने स्टेटमेंट दिया था कि जंग के वक्त एक सैटेलाइट की पिक्चर की कीमत लगभग 36,000 रुपये थी, जो कि 2 से 3 साल पुरानी थी। पर वहीं दूसरी तरफ रशिया ने अपनी नेविगेशन सिस्टम 1995 में लॉन्च कर दी थी, बट वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी और उसका रिस्टोरेशन ही 2001 के बाद हुआ था। बेहतर होती तो शायद हमें कारगिल वॉर में ज़्यादा आसानी होती, क्योंकि तब रशिया और भारत के रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे थे, मतलब कि पहले से अच्छे थे, हमेशा से अच्छे रहे हैं। उस वक्त हमारे सैनिकों की हिम्मत और अपने देश के लिए मर मिटने वाला जुनून ही था, जिस वजह से हम वो वॉर जीत पाए। लेकिन क्यों 1967 में इसरो बनने के बाद भी इंडिया के पास खुद का कोई भी नेविगेशन सिस्टम नहीं था? और फिर क्यों 2001 में अपने रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी RSDP के चलते क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 मीटर ग्राउंड स्पेशल डिस्टेंस यानी GSD ही अप्रूव किया था? और फिर 2001 में अपने रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी यानी कि RSDP के चलते क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ 5.8 मीटर ग्राउंड स्पेशल डिस्टेंस यानी GSD ही अप्रूव किया था? वहीं 2005 में जब गूगल ने अपना गूगल अर्थ टूल लॉन्च किया और उसमें इंडियन सिटी को इंक्लूड किया, तब अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने चिंता जताई, ये कहते हुए कि इसे गलत कामों के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे कोई खतरनाक काम। और अब क्या इससे ये साबित होता है कि इंडिया यानी कि भारत सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से
करता है? वेल, इसका जवाब है इंडिया डरता नहीं है, बस चौकन्ना रहना चाहता है, क्योंकि पहले ही हम हमारे दो दुश्मन देश पाकिस्तान और चाइना से घिरे हुए हैं। और बताऊं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की चिंता 2008 में जाकर सच भी हुई थी, जब मुंबई पर टेररिस्ट अटैक यानी कि 26/11 का हमला हुआ था और उस अटैक में 175 लोग मारे गए थे, यानी कि 175 लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हो गए थे। पर इसमें सैटेलाइट मैप का कोई कलेक्शन था? यही सोच रहे हो ना? बेटा, बुद्धि जो है ना तुम्हारी बहुत तेज है, तो मैं बता देता हूँ। वेल, अटैक के समय मौजूद गनमैन के अनुसार टेररिस्ट यानी कि जो आतंकवादी थे क्या हैं और वो तो रहेंगे। बाय द वे, जो रखते हैं साइड में, और मैं बताता हूँ मैं क्या कहने वाला हूँ। गूगल अर्थ के एप्लीकेशन की हेल्प से उन्होंने टारगेट को ढूंढने क्या कह रहा हूँ मैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? यूज किया था, यानी लोकेशन बिल्डिंग। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिकन ऑफिशियल तक इस बात पे एग्री करते हैं। और अगर आप भी इस बात पे एग्री करते हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। और तो रहने दो, आप क्या करोगे। जिस वजह से 2011 में जब गूगल ने अपना गूगल अर्थ स्ट्रीट व्यू को लॉन्च किया था, जिसमें आप PUBG के जैसे FPP मोड के जैसे रियल लाइफ रास्तों को देख सकते हो, उसे इंडियन गवर्नमेंट ने नागरिकों के लिए बैन कर दिया था। मतलब स्ट्रीट व्यू का एक्सेस केवल इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी RSDP रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड प्राइवेट कंपनी को ही दिया था। और इंडिया में स्ट्रीट व्यू यूज करने की इजाज़त केवल रेलवे में से काला शिमला रेलवे और नीलगिरी माउंटेन को ही है। इसके अलावा गूगल स्ट्रीट पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का एक कारण ये भी था कि गूगल स्ट्रीट इंडिया में अगर आ गया तो इंडिया का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आसान से दुनिया के लिए ओपन हो जाएगा, और स्पेशली उसके आसपास घूमने वाले दुश्मनों के लिए, क्योंकि गूगल एक्यूरेट स्ट्रीट व्यू देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। जैसे वो कार में कैमरा लगा के स्ट्रीट व्यू प्रोवाइड कराता है। नंबर 2, वो लोगों को हायर करता है और उनके बैग तक में कैमरा इंस्टॉल करके स्ट्रीट व्यू या फिर ऐसी गलियों के व्यू के लिए वहाँ उनको भेजता है जहाँ सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। तो जाइए दोस्तों, अपने दोस्त का बैग चेक कीजिए, कहीं उसमें गूगल ने कोई कैमरा तो इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। वैसे मैं ये बोल क्यों रहा हूँ। नंबर 3, एयरप्लेन में कैमरा फिट किया जाता है किसी भी जगह के एरियल व्यू के लिए। अब आप ही सोचो कि क्या कोई इसका गलत प्रयोग नहीं कर सकता? क्या इससे कोई ये पता नहीं लगा सकता कि आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है और किसके साथ है? अगर है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि अगर आप सिंगल हो तो मैं क्या ही करूँ भाई, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना। वेल, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान क्राइम करके भागेगा तो वो आसानी से ये पता लगा लेगा कि उसके लिए भागने के लिए कौन सा रास्ता सबसे ज़्यादा आसान और सेफ है। इसलिए कहता हूँ बच के रख लो तुम लोग भी। शायद यही तो वो वजह है जिस वजह से इंडिया के अलावा रशिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी स्ट्रीट व्यू पर बैन लगा रखा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सैटेलाइट मैप पे सिर्फ गलत चीज़ें ही होती हो या गलत चीज़ें ही हो सकती हैं। इन्हीं मैप ने लोगों की हेल्प भी करी है और हम भी अपने दोस्त की हेल्प ज़रूर करेंगे। तब वो भागेगा, हम उसको बताएंगे कि कौन सा रास्ता उसके लिए सबसे ज़्यादा सही है और कौन सा रास्ता उसको सबसे ज़्यादा कम टाइम में अपने मंजिल पर पहुंचा देगा दोस्तों। बट ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट सिस्टम से कोई बेनिफिट भारत को नहीं दिखे।
2006 में इंडियन गवर्नमेंट और IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सैटेलाइट सिस्टम प्रोजेक्ट को अप्रूव्ड किया है। और अगर देखा जाए तो क्या देख ही लो, IRNSS ने लॉन्च से पहले ही इंडिया ने 2 सैटेलाइट गगन और जेमिनी को लॉन्च कर दिया था, जिनमें से गगन सैटेलाइट एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और साथ ही सर्विलेंस के लिए काम आता है। दूसरा सैटेलाइट जेमिनी समुद्र में तूफान का अनुमान और अलर्ट भेजने के लिए काम आता है और रेस्क्यू मिशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब ये सब क्यों? क्योंकि कारगिल वॉर के समय US के साथ हुए सैटेलाइट इमेज के प्रॉब्लम के बाद इसरो ने यह फैसला कर लिया था कि वो खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाएगा, जिस पर केवल भारत का ही कंट्रोल होगा और कभी किसी और के सामने वो नहीं झुकेगा और सैटेलाइट इमेजेस की मांग नहीं करेगा, ना ही उसको मांगनी पड़ेंगी। सिंपल सी बात मैं सिंपल सी शब्दों में कहूँ तो इंडिया को सैटेलाइट इमेजेस के लिए कभी भी किसी और देश के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और पता नहीं मैं कितनी बार और करने लगा हूँ। इसके बाद उन्होंने बनाया इंडिया का नेविगेशन सिस्टम IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका नाम 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नाम बदलकर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन नेविक रख दिया था। हाँ, रख दिया था यार, बड़ा भाई का नाम रखा भाई, रख दिया था नहीं, अभी भी यही नाम है, NAVIC नेविक। इसके बारे में यह भी माना जाता है कि हमारे नेविक की एक्यूरेसी अमेरिका के GPS से भी कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। यानी अब तक हमने जो भी देखा उससे ये तो पता चलता है कि आज भारत में पूरी दुनिया में जितने भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के पीछे काफ़ी सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट का हाथ है। पर दुनिया को ये सभी अचीवमेंट कभी मिलती ही नहीं अगर हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं होती तो। और क्या आप जानते हैं इन सभी के पीछे कि एक मेन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है डेटा साइंस। अब दोस्तों, हमने आपको हमारे नेविगेशन सिस्टम के जन्म के बारे में बता दिया है और आप सभी ने भी इसके बारे में जान लिया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये दुनिया में कितना आगे है। तो दोस्तों, अगर आपको गूगल पे इंडिया के किसी डेस्टिनेशन को जाकर देखना है तो आप गूगल अर्थ के बजाय आप इंडिया का डेवलप किया गया जियो प्लेटफॉर्म भुवन 3D के द्वारा जाकर देख सकते हो। और इसके अलावा आप नेविक के द्वारा अपने फ़ोन पे एक्यूरेट मैप और सैटेलाइट इमेज को भी देख सकते हो मैप माई इंडिया ऐप के द्वारा। नेविक के ट्रैकर को भारत की सभी गाड़ियों में लगाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया और इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मोबाइल में लगने वाले स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के चिप भी नेविक को सपोर्ट करेंगे। और इसी वजह से जहां हमें एक टाइम पर US के सामने सैटेलाइट इमेज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था, आज उसी के NDAA नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट ने 2020 में भारत की नेविगेशन सिस्टम नेविक और यूरोप के गैलीलियो और जापान के QZSS नेविगेशन सिस्टम को मिलाकर अपने नेविगेशन सिस्टम में इंक्लूड कर लिया है। मतलब ये सब देश ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और कोऑपरेट करेंगे डेटा को एक्सचेंज या शेयर करने के लिए। और फ्यूचर्स के लिए भारत GINS भी बना रहा है, यानी कि गिन्स यानी ग्लोबल इंडिया नेविगेशन सिस्टम की तैयारी कर रहा है, जिससे नेविक जो आज सिर्फ एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है वो बन जाएगा ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम बन जाएगा दोस्तों। और इन सब से हमें आज ये पता चलता है कि
भारत की सैटेलाइट इमेज आखिर क्यों बाकी देशों से कम क्लियर और कम रेवोल्यूशन वाली आती हैं, ब्लरी आती हैं, और कैसे भारत ने इन सभी का हल ढूंढते हुए खुद का एक नेविगेशन सिस्टम भी बना लिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।